सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित। 8 साल बेमिसाल आज से 3 दिन के विकास उत्सव का आगाज। गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में दिखेंगे सीएम योगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी नेताओं के साथ की विशेष बैठक। समाज के हितों पर हुई चर्चा। दो 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मन्नान अख्तर डीडीए में आयुक्त नियुक्त। डीओपीटी ने सीएस यूपी को लेकर लिखा लेटर भेजा। यूपी कैडर के आईएएस हैं मन्नान अख्तर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती में यूपी सरकार से मांगा जवाब। नियम की संवैधानिकता पर सरकार का पक्ष रखने को महाधिवक्ता को नोटिस। औरैया में मौत के घाट उतारा गया एक और पति। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने बनाया खौफनाक प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से रुख करते हैं। अहम खबर का, संसद में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए हंगामा कर रहा है। विपक्ष वक्फ बिल, बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस युवा मोर्चा जंतर मंतर पर नौकरी दो जंजीर नहीं अभियान के तहत धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी अब महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले से के न्यूज के विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र तक इस समय सियासत गर्म है। दिल्ली में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और संसद में हंगामा, तो वहीं महाराष्ट्र में कुणाल कामरा को लेकर माहौल गर्म है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, वक्फ कर रहा है, मणिपुर को लेकर कर रहा है, और आज कांग्रेस के यूथ विंग जंतर मंतर पर नौकरी दो जंजीरें नहीं लेकर कर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जंजीरें लेकर इसी तरह आंदोलन करना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी और जो युवा कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, कार्यकर्ता है, उनको मेरा कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही, तब कि क्या किया उन्होंने? बेरोजगारी के लिए आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे रोजगार पैदा हुए हैं। मोदी जी के कार्यकाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, वेंचर कैपिटल फंड हो, एमएसएमई हो, खादी ग्रामोद्योग हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, ऐसी अनेक योजनाओं का फायदा हमारे नौजवानों को मिला है। तो ठीक बात है, उनको मांग करने का अधिकार है, लेकिन रोज हंगामा करना पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर के टाइम पर भी वेल में आना, हंगामा करना, जो आंकड़े जो सही देते रहे थे, आज तो मतलब शिवराज सिंह चौहान जी आंकड़े दे रहे थे कि भाई हर राज्य को, तमिलनाडु को क्या दे दिया, कितना दिया, वेस्ट बंगाल को कितना दिया, तो हंगामा करके लोग मतलब हमारे एमपी वेल में आ गए। ये अच्छी बात है ना। ये मुझे लगता है कि आंकड़े जो है, आंकड़े सरकारी आंकड़े होते हैं, और हमारी सरकार कोई केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, जहाँ तमिलनाडु हो, जहाँ जो विपक्ष दलों की सरकार है, वहाँ भी हम पैसा देते हैं। वक्फ को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि चर्चा हो जाए, कुछ उनकी आपत्तियां हैं, तो उसको लेकर क्या कहें? चर्चा करना है तो चर्चा करो, वक्फ बोर्ड को चर्चा करने में क्या दिक्कत है? मतलब सरकार की तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है, आप ही हंगामा करते हैं। अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर चर्चा करनी है तो वक्फ बोर्ड के बारे में हमारी भूमिका इतनी है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो कुछ लोगों ने हड़प कर दिया है, कुछ लोगों के हाथ में वो पूरी प्रॉपर्टी है, उसका आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। इसलिए सरकार वो बिल लाकर, कानून बनाकर, वो जमीन जो है, वो प्रॉपर्टी जो है, ये मुसलमानों के नाम पर या गरीब मुसलमानों के लिए करना जो चाहती है, इसमें सरकार का कोई बिल्कुल उद्देश्य ऐसा गलत नहीं है। और इसीलिए हर विषय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन सरकार की भूमिका स्पष्ट है और हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन ये कुछ लोगों के हाथ में, इसलिए बिल लाया गया है। मणिपुर को लेकर कहा जाएंगे, लंबे समय से वहाँ पर शांति के सरकार भी प्रयास कर रही है, अब तो वहाँ पर राज्यपाल के शासन की, लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार हंगामा करके मणिपुर को लेकर बार बार सरकार घेरता है, क्या कहें? लगता है कि अभी मणिपुर के बारे में तो शांति होनी चाहिए, लेकिन वहाँ म्यांमार से कुछ लोग आते हैं, हथियार लेकर आते हैं,
पहाड़ी एरिया में जाकर वहाँ अचानक हमला करते हैं। पुलिस बंदोबस्त वहाँ पूरा पूरी सिक्योरिटी उधर है, उसके बावजूद भी जहाँ सिक्योरिटी नहीं है वहाँ गोलीबारी होती है, एक एक इंसिडेंट होते रहता है। तो मणिपुर में शांति रखने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारी सरकार भारी प्रयत्न कर भी रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल तो उनको एक इशू मिला है तो वो तो इशू उठाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने सरकार को सुझाव देना चाहिए। पहले मोदी साहब उधर नहीं जा रहे, यही इससे मतलब कोई तो दंगा शांत हुआ नहीं। मोदी साहब जाकर आ भी सकते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी पूरी उनके सिक्योरिटी में वो उसमें सब लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने पूरा वहाँ शांति रखने की कोशिश मोदी साहब की तरफ से हो गई है। और मणिपुर का मुद्दा हर बार उठाना ठीक नहीं, लेकिन मणिपुर में शांति होनी चाहिए। विपक्षी दलों की जो मांग सही है, उसके लिए सरकार की तरफ से हमारी कोशिश जारी है। आज का आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कुणाल कामरा कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी हुई, अब वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गई, क्या कहेंगे इसको महाराष्ट्र के लिए? मुझे लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकल आदमी पर अटैक करना ठीक नहीं था। अगर जब तक उनकी कॉमेडी सही दिशा से चल रही थी, जब उनकी कला वो लोगों को दिखा रहे थे, तब तक वो ठीक था। लेकिन माननीय एकनाथ शिंदे जी रिक्शा चलाते मुख्यमंत्री बने, उस एकनाथ शिंदे पर ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं था, उनको गद्दार बोलना ठीक नहीं था, इसीलिए ये रिएक्शन आई है। और कॉमेडी ने इस तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। थैंक यू सर। ये हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जिनका कहना था कि जिस तरह से महाराष्ट्र की कंट्रोवर्सी हुई वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कैमरामैन मयंक राज के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर नई दिल्ली से है, जहां सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले यूजर्स के लिए सावधान होने का समय है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। बाहरी उत्तरी जिला की साइबर थाना पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त निधन वाल्सन के मुताबिक एनआईटी के एक छात्र ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे इंस्टाग्राम पर एक ऑनलाइन गेमिंग लिंक भेजा गया है, जिससे वह टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ गया। ग्रुप में छोटी इन्वेस्टमेंट पर एक बड़े मुनाफे का झांसा दिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेश कुमार ही टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन था। इसके अलावा उसकी कुछ उधारी भी थी। शायद यही उधारी को चुकाने के लिए उसने इस ये रास्ता अख्तियार किया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अब पता लगाने में जुटी हुई है कि कितने और लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टीम आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का 2 साइबर क्रिमिनल सिंडिकेट्स को बस्ट किया। नंबर फर्स्ट है एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम वाया टेलीग्राम चैनल्स। इसमें 2 लोगों को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आउटर नॉर्थ ने गिरफ्तार किया। एक है सुरेश कुमार गुज्जर, एज 20 ईयर्स, ये राजस्थान का है। अगली खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां 25 मार्च को थाना गांधीनगर के गोल्डनपुरी में सोमवार रात 15 से अधिक युवकों ने एक परिवार पर तेज धारदार हथियारों और ईंटों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला सरोज बाला और उसके 2 बेटे राहुल और अजय गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित शुभम ने बताया कि हमलावर पहले ही झगड़ा कर चुके हैं और जातीय रंजिश रखते हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन के पंचायत रिसोर्स सेंटर में भव्य आपको बता दें समारोह आयोजित किया गया। यूपी भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल
श्री माली ने उद्घाटन किया। इस दौरान RDM BN सिंह, SP अशोक कुमार मीणा, राज्यसभा सांसद राम शकल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। 8 वर्ष पूर्ण हो रहा है और इन 8 वर्षों में जितना कार्य महाराज जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वह एक स्वर्णिम काल 8 वर्ष का है। इन 8 वर्षों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो आपकी नज़र में क्या मानी जा रही है? 8 वर्षों में अपराध नियंत्रण हुआ है, रोजगार मुहैया कराया गया है, किसानों के लिए उनके सब्सिडी बढ़ाए गए हैं और भी कई विकास के काम जो किए गए हैं वो देश के युवा किसान मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते एक बार फिर एक तेज रफ्तार आपको बता दें उत्तराखंड रोडवेज बस के द्वारा ओवरटेक करते वक्त सामने से आ रही एक बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे एक ही परिवार की 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल ये घटना मैलानी थाना क्षेत्र के गोला खुटार नेशनल हाईवे मैलानी संसारपुर मार्ग की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम सायपुर निवासी राम अवतार के 35 वर्षीय पुत्र शिव कुमार अपनी पत्नी राधा और अपने 8 वर्षीय पुत्र शिवांशु और अपने 55 वर्षीय पिता राम अवतार को बाइक से लेकर किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने संसारपुर में गए हुए थे, जहां से वह बाइक से ही वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये घटना घटित हुई। इस संबंध में यदि मैं कहूं, हमने 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 33 और अगली अहम खबर अलीगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कल्याण सिंह हैवी ट्रेड सेंटर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शिरकत की और सरकार के 8 साल की उपलब्धियों का बखान किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। यूनिवर्सिटी बनाई गई है। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों के संबंध में यदि मैं कहूं तो हमने 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 20 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 50 हॉस्पिटल ऐसे हैं अलीगढ़ में जो आयुष्मान योजना के तहत हमने अब तक चिन्हित किए हैं, जिसमें हजारों लाभार्थी रोजाना जिनका इलाज किया जाता है। अगली अहम खबर कन्नौज से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के तिरवा क्रॉसिंग के पास अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जब एक युवक ने बीच सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक मोटरसाइकिल से आया और रोडवेज बस के आगे बाइक लगाकर बस चालक से आई लव यू सुनने की जिद करने लगा। युवक के उत्पात से बस में सवार यात्री परेशान हो गए और सड़क पर लंबा जाम लग गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनपद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री संजीव गोंड ने शिरकत की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में माफियाओं का सफाया हुआ है और अन्नदाता, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पेंशन, राशन जैसी योजनाओं में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई और सरकार की योजनाओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया।
औरंगजेब भारत में आतताई यहाँ पर अत्याचार किया है। वास्तव में ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। देखिए, अखिलेश यादव 2017 के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने सनातन को, धर्म को कभी नहीं माना। माननीय अखिलेश यादव जी मुल्ला मौलवियों को साथ लेकर के चलते हैं और उनका कितना बड़ा इतिहास है इस हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली अहम खबर उन्नाव से, जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा इसे उत्सव के रूप में मना रही है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इसी क्रम में हसनगंज तहसील में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन थीम पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि विधायक ब्रजेश कुमार रावत ने यूपी पुलिस में चयनित युवाओं को सम्मानित किया। साथ ही वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, सामूहिक विवाह, मत्स्य पालन जैसी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। समाज कल्याण विभाग की ओर से 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, तब से कैसे भारत उन्नत करे, भारत की रहने वाली जनता कैसे खुशहाल और संपन्न हो, कैसे उसका बेटा बेटी शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्र और देश की सेवा कर सके, और जो हमारा युवा है उसको व्यापार में कैसे लगाया जाए, अच्छी सुविधाएं कैसे उसको दी जाएं। अनेक ऐसी योजनाएं जो राष्ट्र और देश की आवाम को मजबूत करने, खुशहाल करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। उसी का एक कार्यक्रम था कि लाभार्थियों को सम्मानित किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र हमारे अधिकारियों ने दिया। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश की सत्ता से बहुजन समाज पार्टी पिछले 13 सालों से दूर है और सियासी आधार पर चुनाव दर चुनाव जो बसपा का सियासी आधार है वो खिसकता जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी पुरानी ताकत में लौटने की कवायद में जुटी है। मिशन 2027 के लिए मायावती बहुत ही खामोशी के साथ अपने संगठन को मजबूती और धार देने में जुटी हुई है। बसपा संगठन में बदलाव कर नए सिरे से उसको खड़ा करने की एक्सरसाइज चल रही है। तो वहीं 13 साल के बाद भाईचारा कमेटी को बहाल किया गया है और अब नए तरीके से ओबीसी को जोड़ने की रणनीति है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बसपा मुखिया मायावती ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पहली बार ओबीसी नेताओं को भी बुलाया गया। इस तरह मायावती नए समीकरण के साथ सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही हैं। तो वहीं बीजेपी के गेम को बिगाड़ने की भी तैयारी कर चुकी है। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में मायावती पार्टी के खिसके जनाधार को दोबारा से वापस लाने और 2027 में सत्ता की वापसी का ताना बाना बुनेंगी। इसलिए मायावती की लखनऊ में भाईचारा समिति पर हुई बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 2006 में भाईचारा सभी समाज का बना था, भाईचारा बना करके और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 2006 में भाईचारा सभी समाज का बना था, भाईचारा बना करके और बहुजन समाज पार्टी 2027 की पूरी तैयारी में लगी है। और 2027 में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह 2007 में सरकार बनी थी, 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सपा के पीडीए में सेंधमारी का प्लान सबसे बड़ा मुद्दा है। बसपा के सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साधने की कोशिश में है। सूबे में दलित समाज के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़कर फिर से एक बार सत्ता में लौटने की रणनीति पर मायावती काम कर रही हैं, जिसमें बहुजन समाज के विभिन्न अहम अंगों में आपसी भाईचारा से जुड़े संगठनों को जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। पीडीए के जननायक और हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक संदेश दिया 2024 में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा पीड़ित सबको जोड़ करके एक जो संदेश देने का काम किया, उससे बीजेपी पूरी तरीके से चारों खाने चित हो चुकी है और बौखलाई हुई है। कभी हिंदू मुसलमान की बात करती है, कभी औरंगजेब की बात करती है, कभी ठेले खुमचे रेवड़ी पटरी वालों के ऊपर हिंदू मुसलमान जातियों में नाम लिखने की बात करती है।
ये इनका बस एक काम है कि बांटो और राज करो की नीति पे काम करना है। लेकिन जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, आज शायद आज जो भी पीडीए की बात कर रही है बहन कुमारी मायावती जी, अगर वो 2024 में अगर बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती, 2022 में अगर इंटरनल सपोर्ट नहीं करती, तो शायद आज उत्तर प्रदेश और देश में मोदी शायद ही होते, अब बीजेपी शायद ही जीत पाती। मायावती ने बैठक में ओबीसी को कैसे बसपा के साथ लाया जाए उसकी रूपरेखा ही नहीं बनाई, बल्कि उसे अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। बसपा की सूबे में नजर सपा की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रहा। यूपी की 80 में से 37 सीटें सपा जीतने में कामयाब रही थी और 6 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई थी। अखिलेश यादव इसी पीडीए फॉर्मूले पर 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं बसपा की नजर उसी वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव का कहना है कि जब से सपा पीडीए की बात कर रही है उसी समय से बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। वहीं बहन जी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती बखूबी समझ रही हैं कि सिर्फ दलित वोटों के सहारे सत्ता नहीं हासिल की जा सकती। बसपा का वोट शेयर घटकर 9.39% पहुंच गया है। ऐसे में मायावती ने भी अब कांसीराम के बहुजन फॉर्मूले पर ही लौटने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए दलित के साथ ओबीसी जातियों को जोड़ा था। बसपा अब इसी फॉर्मूले से अपने खोए हुए सियासी जनाधार को पाने की कोशिश में है। वहीं आज मायावती ने बैठक कर अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि भाईचारा कमेटी को जनता के बीच पदाधिकारियों को लेकर जाना है और बसपा सरकार में हुए कार्यों और कानून व्यवस्था के बारे में जनता को बताना है। देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग, चाहे वो शासन में बैठे हों, चाहे जिनके शासन में रहे हों, आगे जिनकी सरकारें रही हों, उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया, इसको भी ये बताएं कि उनके शासन सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस वर्ग के लिए कौन सा काम किया, कौन सा उनको लाभ पहुंचाया। केवल और केवल एक मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी बात करना और सारी चीजों को उसमें दबाना, ये जनता के साथ पूरी तरीके से धोखा हो रहा है। यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी समुदाय के हाथों में है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में ओबीसी की सियासत मुलायम सिंह यादव ने शुरू की, तो अति पिछड़ों की राजनीति ताकत को सबसे पहले कांसीराम ने समझा था। मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी की ताकतवर जातियों जैसे यादव, कुर्मी के साथ मुस्लिम का गठजोड़ बनाया, तो कांसीराम ने अति पिछड़ों में मौर्य, कुशवाहा, नाई, पाल, राजभर, नोनिया, बिंद, मल्लाह, साहू जैसे समुदाय के नेताओं को बसपा संगठन से लेकर सरकार तक में प्रतिनिधित्व दिया। दलित के साथ अति पिछड़ी जातियां ही बसपा की बड़ी ताकत बनी थी, लेकिन 2014 से ये बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गया। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को साधकर उत्तर प्रदेश में अपना सत्ता का सूखा खत्म किया था। वहीं ये जातियां हाथों से खिसक जाने के चलते बसपा को 13 सालों से सियासी वनवास झेलना पड़ रहा है और सपा भी 2017 से सत्ता से बाहर है। यूपी में कांग्रेस भी 1985 के बाद से कभी सत्ता में नहीं आई। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सपा बसपा सिर्फ ओबीसी समाज को ही नहीं बल्कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहिए। नहीं, देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का पीडीए हो या फिर बहुजन समाज पार्टी ने अगर किसी भाईचारे कमेटी का गठन किया है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार ने अपने 8 सालों में जो काम किए हैं उन कामों से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। हमने हर वर्ग को साथ लेकर काम किया है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी अवधारणा पे पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमने सभी वर्गों को लिए काम किया है और आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक जनमानस योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये कहता है कि हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था, हमें ऐसा ही शासक चाहिए था। इसलिए 2027 में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए ओबीसी के साथ साथ दलित को भी एकजुट करना है, तो मायावती की रणनीति अति पिछड़ी जातियों और दलित फॉर्मूले को फिर से अमली जामा पहनाने की है। बसपा के ओबीसी पॉलिटिक्स पर लौटने से सिर्फ सपा ही नहीं बल्कि बीजेपी का गेम गड़बड़ा सकता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता आकाश राय का कहना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बहन जी ने ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए ओबीसी समाज में भाईचारा पैदा करके सबको सर्व समाज को जोड़ने के लिए आदेश माननीय बहन जी ने दिया। ओबीसी वर्ग जिस तरीके से अखिलेश यादव लेके चल रहे थे, पीडीओ को लेके चल रहे थे, क्या वहां से वोट बैंक खींचने का अब देखा जा रहा है? ओबीसी समाज तो बहुजन समाज पार्टी में पहले से जुड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा जो माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए का जो उन्होंने बनाया है वो तो एक खोखला वो है, उसमें कोई कुछ दिखाई नहीं देता ओबीसी। आज जो ओबीसी सारी टोटल मीटिंग जो हुई है सब ओबीसी समाज की हुई है। लोगों का कहना होता है वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन माननीय बहन जी जो है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित हैं, क्योंकि माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिनका नेतृत्व जो है वो आयरन लेडी नेतृत्व है और सर्व समाज में बहुत ही सुलझी हुई नेता है। सर्व समाज बहन जी की स्वीकारता करता है। योगी जी के 8 साल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग कल तो बड़ी तारीफें हुई हैं, बड़ी जम करके उन्होंने कहा है कि 8 साल बेमिसाल। अपना मुंह मिट्ठू मियाँ तो कोई भी कह सकता है। हाथ कंगन कुंवार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लोनी विधानसभा 53 से उन्हीं के अपने 2 बार के दूसरी बार के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि लोगों को बहकाया जा रहा है कि यूपी में रामराज चल रहा है। रामराज तो कहीं है ही नहीं। देखना होगा कि बसपा की ओबीसी पॉलिटिक्स से पार्टी को कितना फायदा होता है और आने वाले चुनाव में बसपा से ओबीसी समाज कितना जुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। यूपी सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य, पंचायत, जिला उद्यान, समाज कल्याण और बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मई के पहले 15 दिनों के शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना का निर्णय लिया है। भक्तों को दर्शन के लिए पास जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रति घंटे अधिकतम 50 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। इस तरह प्रतिदिन लगभग 800 लोग राम मंदिर के राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे। ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति की बैठक में आज अंतर्राष्ट्रीय राम कथा भवन के निर्माण पर भी चर्चा की गई। 20 गैलरियों के निर्माण का कार्य आज से शुरू होगा, जिनमें भगवान श्री राम के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाने वाली स्क्रिप्ट की भी समीक्षा की जाएगी। रामनवमी के अवसर पर भगवान सूर्य स्थायी रूप से भगवान रामलला का सूर्य तिलक करेंगे। यह कार्यक्रम अगले 20 वर्षों तक राम जन्मोत्सव के दौरान आयोजित किया जाएगा और इसे देश विदेश में प्रसारित किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मथुरा से अगली अहम खबर है, जहां एएनटीएफ आगरा और मथुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई का अंतर राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद गयास अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 किलो 62 ग्राम हेरोइन और 469 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार तस्कर दिल्ली के नरेला का निवासी है, जबकि उसका मूल संबंध बिहार के जमुई जिले से है। उसे माल गोदाम के पास बनी मजार से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वह मादक पदार्थ कहां से लाता था और किन जिलों में इसकी सप्लाई करता था। साथ ही पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की भी तलाश कर रही है। एएनटीएफ और कोतवाली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि मोहम्मद गयास अंसारी है, ये बिहार करने वाला है, जो बरेली से
ट्रेन आती है मथुरा, उससे स्मैक और हीरोइन लेकर जा रहा था। इस पर पुलिस लगी थी, दोनों टीमें हैं। तो ये मथुरा ला करके ये रोहतक को सप्लाई करना था। उतर के किसी को गया, तब तक हमारी जो पुलिस इसको माल गोदाम रोड से इसको गिरफ्तार किए। गिरफ्तार करने के बाद से जो ये सामान मिला है, इसमें 1 किलो 62 ग्राम अवैध मादक पदार्थ मिला है, हेरोइन है, और 469 ग्राम अवैध मादक स्मैक है। कि दोनों की अनुमानित कीमत अवैध मादक में 3.5 करोड़ रुपये की है। ये जो गैस अंसारी है, ये जो माल ले आ रहा था वो रोहतक को सप्लाई करना था। बताया जा रहा है कि पहले भी ये वहाँ पर सप्लाई करता था। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है, इसकी पूरा जो डिटेल है वो खंगाली जा रही है। इसका पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को पुलिस बात चली है। जो अन्य जो लोग होंगे उसके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। रुकेंगे अगली अहम खबर का। हरदोई पुलिस ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी फुरकान शाहीन और मुबीन लखीमपुर जिले के ओचौलिया कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने षड्यंत्र के तहत डॉक्टर के पास हाथ पैर दर्द की दवा लेने के बहाने गए और बाद में गर्भपात कराने का झूठा आरोप लगा दिया। इसके बाद आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने मंगलवार को ISR मॉड्यूलर STP का निरीक्षण किया है। वह मनकामेश्वर घाट के पास बने STP का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजनाओं की बारीकियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात भी उपस्थित रहे। में रहने आज लगभग बजे साईगंज को ग्राम सलौली में रहने वाले गुड्डू रावत द्वारा यह सूचना मिली कि उनकी 55 वर्षीय पत्नी, जिनका नाम सुशीला रावत है, वह रात को उन्हीं के खेत में बनी एक झोपड़ी में सो रही थी। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने उनको वहां से लापता पाया। इसी सूचना पर तत्काल ही पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दी। उसके कुछ घंटे बाद लगभग 3 बजे इन्हीं सुशीला रावत का शव उसी झोपड़ी से लगभग 50 मीटर दूर एक सरसों के खेत में मिला है। इसमें तत्काल ही फील्ड यूनिट को बुला लिया गया एवं उच्च अधिकारियों ने निरीक्षण घटनास्थल करा है। पोस्टमार्टम करा के अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सलौली गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। 55 वर्षीय सुशीला रावत का शव खेत में पड़ा मिला है। वह आज सुबह घर से लापता थी, जिसके बाद दोपहर में उनके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में महिला की गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भाजपा के सदर विधायक और प्रवक्ता सलभमणि त्रिपाठी ने आज समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो महाराणा प्रताप और बाजीराव पेशवा के साथ खड़े हैं वे देश के सच्चे वफादार हैं, जबकि जो बाबर और औरंगजेब का समर्थन करते हैं वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक सलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि महाराणा प्रताप, आपको बता दें, महाराणा सांगा पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने गलत बयान दिया था। सपा के लोग खुद इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। संभल में लगने वाले गाजी मेले पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह मेला देश की संस्कृति का अपमान करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजी के नाम पर आयोजित इस मेले में कभी हिंदुओं का कत्ल हुआ था और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी। उन्होंने इस आयोजन को गलत परंपरा का प्रतीक बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई। इतिहास के पन्ने पलटने की शुरुआत किसने की? महाराजा वीर शिवाजी के बारे में, उनके बारे में खराब बोलने की शुरुआत और औरंगजेब जैसे आक्रांता के बारे में अच्छा बोलने की शुरुआत की अबू आज़मी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हमारे महाराजा राणा सांगा जी के बारे में सबसे खराब किसने बोला? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी के विधायक औरंगजेब को मसीहा बता रहे हैं, वीर शिवाजी के खिलाफ बोल रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के सांसद महाराजा राणा सांगा, जिनके तन पर 80-80 घाव रहे, जिन्होंने इतनी वीरतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी, बार बार युद्ध जीतते थे और माफ करके छोड़ देते थे, उनके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो इतिहास के पन्ने पलट कौन रहा है? हम तो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष एवं कमिश्नरी सिस्टम के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डीजीपी प्रशांत कुमार कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार व समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश कमिश्नरेट प्रणाली की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाया और पुलिस के कामकाज में आए बदलावों पर प्रकाश डाला। पूर्ण नहीं हो सकता। कमिश्नर भी यहाँ बैठे हैं और द्वितीय चरण में कानपुर की कमिश्नरी हुई और मैं और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि इस कमिश्नरी के सृजन के संबंध में जो भी लेखीकरण इत्यादि होना था, उसमें माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान था। और द्वितीय चरण में, जबकि पहले 50 साल पहले 1970 के दशक में सबसे पहले कानपुर को ही पुलिस कमिश्नर बनना था 79 में, और उस समय पुलिस कमिश्नर के नाम की भी घोषणा कर दी गई थी। संभल में थैलीसीमिया के मरीज को एम्बुलेंस स्टाफ ने अस्पताल के कैंपस में छोड़कर वो भाग गए, जिससे मरीज की मौत हो गई। पता चला है कि मरीज के अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले स्टाफ ने उसे उतारकर भागने का कदम उठाया, जबकि समय पर अस्पताल पहुंचने पर उसकी जान बच सकती थी। मरीज का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था और एम्बुलेंस स्टाफ का जिम्मा था। ये मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर का बताया जा रहा है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आपको बता दें रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मंगलवार को समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसद की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में एकत्र हुए और जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट तिराहे पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें राजपूत समाज का अपमान करने वाला बताया। सोचे सदन के अंदर लालजी सुमन जैसे एक गद्दार व्यक्ति ने पूरे सनातन धर्म नहीं, पूरे भारत के गर्व पर उंगली उठाई है। वहां पर बैठे सभी सांसद, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, उन्होंने अपनी नंगी आंखों से इस हिंदुस्तान का चीरहरण होते देखा है। मैं बता देना चाहता हूं, जो सांसद इस तरह घटना को अपने सामने देख रहे होते हुए आने वाली नस्लों को वो क्या जवाब दे पाएंगे, उन पर कोई सवाल नहीं होगा। कन्नौज में परिवहन विभाग का विशेष अभियान लगातार जारी है। एआरटीओ इज्जा तिवारी और पीटीओ की संयुक्त कार्रवाई में परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले 3 बसों को सीज कर दिया गया, जबकि 5 बसों का चालान किया गया। इनमें शिवम ट्रेवलर्स, सुशील ट्रेवलर्स सहित अन्य बसें शामिल थीं। इसके अलावा दोपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई की गई है। कई बाइकों से मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाए गए हैं और चालान भी किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा जनपद कन्नौज में परमिट शर्तों के उल्लंघन में संचालित स्लीपर बसों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें एआरटीओ एंड पीटीओ की संयुक्त टीम ने मिलकर 3 बसों को सीज किया और 5 बसों का चालान किया। उसी प्रकार कई बार उच्च अधिकारियों के माध्यम से निर्देश मिल रहे थे कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिलें संचालित होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं, तो इस प्रकार की 5 मोटरसाइकिलों का चालान किया गया और 2 मोटरसाइकिलों के साइलेंसर जो है वो सामने ही निकलवाकर सीज किए गए। और सभी जनपद वासियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आप सभी अपने दुपहिया वाहनों में, 4 पहिया वाहनों में इस प्रकार की कोई ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले हॉर्न या साइलेंसरों का इस्तेमाल ना करें। इस पर 10,000 का जुर्माना है और आगे कार्यवाही भी हो सकती है।
अगली अहम खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दिया है। अपर्णा यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, नए उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रदेश में विकास कार्य रुक गए हैं। उनका कहना था कि सरकार की नीतियां प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए थे। अपर्णा यादव ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। अखिलेश यादव ने समर्थन किया। उन्होंने कहा भाजपा नेता को जब भी औरंगजेब पर चर्चा करनी होती है तो इतिहास को पलट देते हैं। अगर रामजी लाल ने इतिहास के एक पन्ने को छुआ है तो इसमें कुछ गलत है। देखिए, औरंगजेब सब लोग जानते हैं एक क्रूर शासक था और उसका महिमा वर्णन करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसने भारत के सनातन को, ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के सभी लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया हो, ऐसे व्यक्ति का तो पता नहीं क्यों महिमा वर्णन करते। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज देवरिया जिला मुख्यालय के जीआईसी ग्राउंड में भव्य विकास उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने किया। कार्यक्रम में जिले के विकास कार्यों को दर्शाने के लिए एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें देवरिया की विकास यात्रा को दिखाया गया। इस अवसर पर जनपद के सभी विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते उन्होंने ये बात कही है, लेकिन अगर विपक्ष में है और सरकार की आलोचना करना उनका कर्तव्य है, उनको उन आंकड़ों के साथ ही बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि जो है कि महिला बलिया में एक महिला को, मैंने कहा ना कि वहाँ के इतने बड़े राज्य में इन 8 वर्षों में सरकार ने सभी क्षेत्रों में आशातीत उपलब्धियां अर्जित की है। और जब सभी क्षेत्रों में आशातीत उपलब्धियां की है और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर तो हम नहीं, विदेशों तक के लोग उदाहरण देते हैं कि हमारे दूसरे राज्य के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ योगी जी को भेज दिए ठीक हो जाएगा। तो उस दिशा में भी स्वाभाविक रूप से काम कर रहे हैं। विपक्षी नेता है, उसका काम सरकार की आलोचना करना। मैं उस पर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया है। हमले में महिला का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पति ने गांव के ही एक युवक पर यह हमला करने का आरोप लगाया। मैं तो काम में चला गया था, मुझे समझ में नहीं था। उसने कहा, मैं सब सब्जी मसाला लेने की दुकान में गया तो इसने छेड़खानी वो लक्ष्मण का लड़का किया। तो इसने कहा कि मैं भागने की कोशिश किया, तो इसने पता नहीं कहा मार दिया चेहरे में। मैं अंधेरिया गई थी। तो उसके बाद कहा कि मैं फिर लुक गई तो मैं सुबह वही 4 बजे जब अजान नहीं होती तो मैं आई तो चुपके उड़ के पहुँच गई। तो सुबह उठा तो लड़की देखा, तेरे मुँह में क्या है सब, तो बताया सब इस बात। तो फिर पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, पुलिस। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान वर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अवैध निर्माण के मामले को लेकर आज पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और सदर एसडीएम पूरी टीम के साथ सांसद के घर पहुंचे। टीम ने मौके पर पहुंचकर फीता डालकर निर्माण की मापतौल की और दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौजूद रहा। और अगली अहम खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा विधायक ब्रजेश रावत ने लगाए हैं आरोप। कोतवाली प्रभारी हसनगंज पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं
इंतजार करती रहीं। घंटों थाने में बैठकर ये महिला इंतजार करती रहीं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सूचना पर थाने पहुंचे विधायक ब्रजेश रावत। विधायक के फोन करने के बाद भी नहीं आए कोतवाल साहब। कोतवाली प्रभारी अपने आवास से नहीं नीचे उतरे। विधायक ने कप्तान से उन्नाव, आपको बता दें, उन्नाव के कप्तान से इसकी शिकायत की और सूत्रों का दावा है कि कप्तान से शिकायत करने के बाद दबाव में थानेदार बाहर आए। शिकायत के बाद कोतवाली प्रभारी मिलने को राजी हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। तो उन्नाव से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा विधायक ब्रजेश रावत ने कोतवाली प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूत्रों का दावा है कि दबाव में आए थानेदार। शिकायत के बाद कोतवाली प्रभारी मिलने को राजी हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। यह अहम खबर आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं। भाजपा विधायक ब्रजेश रावत ने कोतवाली प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। कोतवाली प्रभारी हसनगंज पर विधायक ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं करती रही इंतजार, लेकिन कोतवाल साहब महिलाओं से मिलने तक नहीं पहुंचे। थाने में बैठी इंतजार करती रही, लेकिन कोतवाल साहब नहीं पहुंचे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।